हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। हम आज देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम बात करेंगे विद्युत धारा की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आपने थंबनेल में अभी तक देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ाने वाले हैं हम आज आपको देने वाले हैं डोज, कुछ ऐसा डोज जो आपको समझा देगा कि विभव मापी क्या होता है या विभव मापी की सहायता से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, विभव मापी का क्या यूज है, ये सारी बातें क्लास में एंड तक हम आपको क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियो आप शुरू से देखिए, अच्छे से समझते हुए चलिए एक एक बातों को, क्योंकि ये एक जो क्लास है वो मैं आपको टोटल देने वाला हूं विभव मापी के बारे में कि विभव मापी क्या है, विद्युत परिपथ कैसा बनता है, कौन से सिद्धांत पर, कौन से सूत्र पर यह कार्य करता है, इसके क्या क्या उपयोग होने वाला है, हर चीज आपको मैं एक क्लास में देने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक ये वीडियो आप स्टार्टिंग से देखते चलिए, एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको विभव मापी 100% गारंटी के साथ बोलता हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं सारी चीजें आप फॉलो करते चलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। विभव मापी से, विभव मापी जैसा आपने देखा यहां लिखा हुआ है विभव मापी पोटेंशियोमीटर, तो जैसा नाम बोलते हैं वैसा काम भी होता है, ठीक है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग बोल गए कि जिसका जैसा नाम वैसा उसका क्या होता है काम। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, बात अपनी अपनी है। जिनको मानना है वो मानेंगे, नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। मगर यहां तो जो चीज लिखा है वो एकदम सही होता हुआ दिखाई देता है। जैसा नाम है विभव मापी, उसका वैसा ही क्या है काम होता है। क्या काम होता है विभव मापी का? विभव को क्या करता है? ये मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को क्या करता है, मेजर करता है, वो क्या कहलाता है? पोटेंशियोमीटर कहलाता है। या जो विभव का मापन करता है वो विभव मापी कहलाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हम करने वाले हैं विभव मापी की सहायता से विभव का मापन। और भी बहुत सारी चीजें हम विभव मापी की सहायता से कर सकते हैं। आप क्लास में बने रहिए, आपको समझ में आती जाएगी कि क्या क्या चीजें हम विभव मापी की सहायता से निकाल सकते हैं और कौन कौन से इसके यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है विभव मापी। ये जो टॉपिक है वो सारे के सारे आपके जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 के, कोई भी बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का सीजी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी, बिहार, सारे के सारे बोर्ड्स में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ एनसीईआरटी जो हमारा हिंदी मीडियम का जो सिलेबस है वहां भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और सोने पर सुहागा ये बात होती है कि ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स समझ कहां से आएंगे? जब आप जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर रहेगा, तब वहां जाकर आप क्वेश्चंस को बना सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की बात हम बाद में करेंगे। आज हमारा एक बेसिक क्लास है जहां हम आपको बताने वाले हैं विभव मापी के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विभव मापी के बारे में। क्या होता है, देखिए क्या बोलता है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है, या किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापा जा सकता है। और साथ ही साथ यहां लिखा हुआ है कि किसी सेल का क्या ज्ञात किया जा सकता है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो अगर हम यहां देखें तो हमको तीन चीजें समझ में आती है। कौन सी वो तीन चीजें हैं जो यहां इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो काम हम विभव मापी की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो तीन पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला काम मैंने बताया क्या काम करता है, ये जो है वो काम करता है विभव मापन का। तो हम यहां लिख सकते हैं परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य क्या करता है, ये विभवांतर मेजर करता है। क्या मेजर करता है? ये विभवांतर का मापन करता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देखता है, पीडी देखता है। तो ये हो गया पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना। सेकंड जो काम करता है, ये क्या करता है बोलता है विद्युत वाहक बल, किसका? सेलों का, दो बोल सकते हैं, दो
सेलों का क्या करता है, विद्युत वाहक बल निकालता है ताकि हम उसकी क्या कर सकें, तुलना कर सकें। तो ईएमएफ मेजर करता है ये सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण एक और इसका काम होता है, वो किसी सेल का क्या निकाल सकता है, बोलता है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करता है। कोई भी सेल जो रहता है उसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ओके। तो ये तीन महत्वपूर्ण इसके काम होते हैं। विभवांतर निकालना, किसी भी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और तीसरा काम जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो बात समझ में आ गई होगी, परिभाषा समझ में आ गई होगी। विभवमापी, विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किन्हीं दो सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन कर सकते हैं, या बोल सकते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन चीजें आप ध्यान में रखिए, तीनों चीजें हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे करेंगे ये काम, किस प्रकार से ये काम होता है, ये कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है इसके सूत्र की। किसकी जरूरत पड़ती है? सूत्र की। तो हम सूत्र की स्थापना करेंगे। तो सूत्र की स्थापना करेंगे तो हमको एक विद्युत परिपथ की इलेक्ट्रिक जो सर्किट डायग्राम है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वही हम अब करने वाले हैं, हम एक सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमारा काम है, हमको करना क्या है, हमको सूत्र की स्थापना करनी है। क्या चीज करनी है? हमको सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमको देखना है यहां सूत्र, क्या देखना है हमको यहां। अब हमारा जो काम है, हमको यहां करना है सूत्र की स्थापना, ठीक है। हमको सूत्र की स्थापना करनी है। तो सूत्र की स्थापना करने के लिए मैंने बता दिया आपको डायग्राम बनाना है। देखिए मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूं, किस तरह से डायग्राम बना रहा हूं, आप फॉलो करते चलिए, मुझे देखते चलिए। और वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूं आपको, वैसे ही आपको इसके नोट्स भी बनाना है। अगर एग्जाम्स में लिखने की जरूरत पड़ी तो आप उसी प्रकार से लिखेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले यहां एक तार होता है। क्या होता है? एक तार। तार को हम नाम देते हैं AB। क्या नाम देते हैं तार को? AB। AB एक तार है, ये AB, ये क्या चीज है बोलता है? एक तार होता है, बोलता है क्या चीज होता है? AB एक तार, विभवमापी का तार होता है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या किसका बना होता है? कांस्टेंटन का बना होता है। ये विभवमापी का एक तार है। इस तार के साथ में श्रेणी क्रम में एक सेल, ये सेल C, संचायक सेल C होता है, बोलता है। फिर एक कुंजी, के, और साथ में, ठीक है, क्या जोड़ देते हैं हम? धारा नियंत्रक RH। क्या जोड़ देते हैं हम? धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से लाइन, ये ठीक है, इस तरीके से ये था हमारा पास में B। तो इस तरीके से एक परिपथ पूर्ण हो जाता है। ये जो परिपथ पूर्ण हुआ, इस परिपथ को नाम हम देते हैं प्राथमिक या मुख्य परिपथ। क्या बोला जाता है इसको? प्राथमिक या मुख्य परिपथ बोला जाता है। फिर से देखिए, AB विभवमापी का एक तार है। जो C है वो होता है, बोलता है संचायक सेल। C क्या चीज है? बोलता है C जो है वो संचायक सेल होता है। K जो है वो क्या चीज है? बोलता है कुंजी होता है, K कुंजी है। और RH जो है वो होता है धारा नियंत्रक। RH क्या चीज होता है? बोलता है धारा नियंत्रक होता है। तो देखिए डायग्राम में हमने कैसे अपना प्राथमिक या मुख्य परिपथ बनाया।
ए बी विभवमापी का एक तार है। ए बी क्या चीज है? विभवमापी का एक तार है। इसके साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल सी, कुंजी के धारण यंत्रक क्या जुड़ा हुआ है? आरिश जुड़ा हुआ है। ये परिपथ क्या कहलाता है? प्राथमिक या मुख्य परिपथ कहलाता है। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ये वर्किंग कैसे करता है या किस प्रकार का इसका कार्य होता है, तो देखेंगे कि जो सिरा ए है वो संचायक सेल के धन सिरे से और जो सिरा बी है वो संचायक सेल के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए जो है वो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से और बी जो है वो निगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्पष्ट बात होती है कि जो सिरा ए से जुड़ा हुआ है उधर का विभव का मान क्या होता है? अधिक होता है, और जो सिरा माइनस से निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उधर का विभव का मान कम होता है। अब विभव उत्पन्न कहां से होगी? जब हम सेल से इसको जोड़े हुए हैं, कुंजी के प्लग को ऑन करेंगे तो यहां करंट क्या उत्पन्न हो जाएगी? आई। करंट क्या उत्पन्न हो जाएगी? आई। और करंट जो है इस तार में बहने लगेगी, जो ए बी तार है उसमें करंट फ्लो होने लगेगी, और तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या होगा? वहां विभवांतर उत्पन्न होगा। क्लियर बात? फिर से सुनिएगा, ए बी विभवमापी का एक तार है जिसके साथ हमने श्रेणी क्रम में संचायक सेल सी, कुंजी के धारण यंत्रक क्या जोड़ दिया है? आरएच जोड़ दिया है। इस पूरे परिपथ को बोला जाता है प्राथमिक या मुख्य परिपथ। जैसे ही बोलते हैं कुंजी के प्लग को ऑन करते हैं, करंट जो रहता है तार में ए से किधर जाने लगता है? बी की ओर जाने लगता है। अब बात करते हैं, चूंकि सिरा ए जो है वो धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है और सिरा बी जो है वो ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ए की ओर का विभव अधिक होता है। किस ओर का विभव अधिक होता है? ए की ओर का विभव अधिक होता है और बी की ओर का विभव क्या हो जाता है? कम होता है। यहां बोलते हैं कि जैसे जैसे हम तार में ए से किधर चलने लगते हैं? बी की ओर चलने लगते हैं, विभव का जो मान है वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। विभव का क्या होते जाता है? पतन होते जाता है। और विभव के मान में जो कमी होती है तार की लंबाई के साथ, वो कहलाता है विभव प्रवणता। ठीक है, वो क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। तो इसको हम थोड़ा सा शब्दों में चलिए लिखते हैं। क्या बोलता है? ध्यान से सुनते जाएंगे ना, क्या बताया गया आपको? क्या बताया गया? बोलते हैं विभव मापी के तार में एकांक लंबाई में, या इसको आप के लिख लेना, विभवमापी के तार के एकांक लंबाई में विभव के मान में जो कमी आती है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बताया गया? ध्यान से सुनिएगा। विभव मापी के तार के एकांक लंबाई में विभव के मान में जो कमी आती है उसे क्या बोला जाता है? विभव प्रवणता बोला जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि विभव मापी के तार की जो लंबाई है, ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं, यदि तार की लंबाई, जो तार की लंबाई है L, और उसमें विभव V हो तो विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को हम डिनोट करेंगे K से। विभव प्रवणता K इक्वल टू हो जाता है V बाई L। क्या हो जाता है? K इक्वल टू V बाई L। अब देखो कहां से आया, जबकि L लंबाई के तार में विभव कितना हुआ? V, इसलिए एक लंबाई के तार में V बाई L। बात आपको समझ में आई होगी, ध्यान से देखना। क्या बताए? विभव मापी, देखो स्टार्टिंग से फिर से एक बार, AB विभव मापी का एक तार है, श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, कुंजी के धारण नियंत्रक RH जोड़ दिए। इतना याद रखना, AB विभव मापी का एक तार, श्रेणी क्रम में संचायक सेल C, कुंजी के धारण नियंत्रक
RH जोड़ दिया गया है। ये जो परिपथ है उस परिपथ का नाम क्या होता है, प्राथमिक या मुख्य परिपथ होता है। अब बोलते हैं जैसे ही हम कुंजी K के प्लग को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, अब विद्युत धारा मालूम है बाह्य परिपथ में किधर बहती है, प्लस से किधर जाती है, माइनस की ओर जाती है। तो धन ध्रुव से ये जो प्लस है वहां से माइनस की ओर जाएगी, मतलब इस परिपथ में विद्युत धारा जो है वो A से किधर प्रवाहित हो रही है, B की ओर प्रवाहित हो रही है। A से किधर प्रवाहित हो रही है, B की ओर। अब बोलता है चूंकि सिरा A जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है और B जो है वो ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो A की ओर का विभव क्या होता है, अधिक होता है, B की ओर का विभव क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे तार में A से B की ओर हम जाते हैं, विभव के मान में क्या आती है, बोलता है कमी आती है, विभव का क्या होता है, पतन होता है। तो तार में देखिए लंबाई के साथ या बोल सकते हैं दूरी के साथ विभव के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो विभव के मान में जो कमी होती है उसे क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता बोला जाता है। इसी को मैंने लिखा भी है कि विभव मापी के तार के एकांक लंबाई में विभव के मान में जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम विभव प्रवणता कहते हैं। यदि तार की लंबाई L, तार की लंबाई कितनी है L, और उसके विभव क्या हो बोलता है V हो, तो विभव प्रवणता K इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, V/L। और देखिए मैंने कैसे इसको लेके आया है, जबकि L लंबाई के तार में विभव कितना होगा, V, तो एकांक लंबाई में बोलता है, तो एक के लिए हमारे पास क्या हो गया, V/L। इसलिए K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, V/L। यहां एक चीज मैं और करके रखता हूं, K इक्वल टू V/L। अतः किसके लिए, V इक्वल टू KL। V इक्वल टू क्या आ गया, KL। इसको आप याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है हमारे ये, ठीक है। इसको हम एक समीकरण नाम दे सकते हैं। चलिए हम क्या दे देते हैं, इसको एक समीकरण नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम, समीकरण नंबर 1। अब ये इसका हाफ पोर्शन हो गया बेटा कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए AB के साथ में, ठीक है, किसके साथ में, AB जो है उसके साथ में हम यहां AB के साथ में एक और हम सेल जोड़ने वाले हैं। ये सेल को बोला जाता है प्रायोगिक सेल। ये क्या चीज होता है, प्रायोगिक सेल। जिस सेल का हमको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, वो होता है प्रायोगिक सेल। तो यहां हमने एक प्रायोगिक सेल जोड़ दिया। अब चूंकि हमने विद्युत परिपथ तैयार किया है, तो हमेशा विद्युत परिपथ में एक बिंदु से हम धन ध्रुव को जोड़ते हैं। तो C का जहां धन ध्रुव A से जुड़ा हुआ है, E का भी धन ध्रुव A से जुड़ा हुआ है। इस चीजों का आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आई। C का प्लस जो पॉजिटिव टर्मिनल है A से जुड़ा हुआ है, तो इधर E का भी पॉजिटिव टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमको विद्युत परिपथ बनाना है। आगे जो माइनस सिरा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और वहां हम एक धारा मापी G क्या जोड़ देंगे, हम धारा मापी G जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, वहां हम एक धारा मापी G जोड़ देते हैं। फिर G जो है उसका हम संबंध कर देंगे जॉकी J से। किसका संबंध कर देंगे, G से एक तार निकालेंगे, उसका संबंध हम जॉकी J से कर देंगे। और ये जो परिपथ बना यहां या तैयार हुआ, उस परिपथ का नाम होता है द्वितीयक परिपथ। इस परिपथ को बोलते हैं हम द्वितीयक परिपथ। पहले ऊपर बना था वो प्राथमिक परिपथ, अब जो हमने बना दिया वो कौन सा परिपथ हो गया, ये द्वितीयक परिपथ हो गया। तो बात समझ में आई। द्वितीयक परिपथ में हमने एक सेल जोड़ा जिसका धन सिरा A से जुड़ा हुआ है और ऋण सिरे से एक धारामापी G जुड़ा हुआ है। धारामापी का संबंध किससे, जॉकी J से है। ये परिपथ क्या कहलाता है, एक द्वितीयक परिपथ कहलाता है। और जो सेल है वो प्रायोगिक सेल है। इसी सेल का हमको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। अब देखो क्या करते हैं, यहां हम ये जो द्वितीयक परिपथ है, जॉकी J को लेके जाएंगे कौन से सिरे की ओर, मान के चलते हम A की ओर लेके जाते हैं। ये जॉकी जो J है उसको हम इस तरीके से A की ओर टच कराऊंगा J1। तो जैसे ही हम इसको A की ओर टच कराते हैं, तो ये जो धारामापी G है उस पर जो विक्षेप रहता है वो किधर दिखाता है, बोलता है एक ओर दिखाता है। एक ओर दिखाने से मतलब क्या है, कौन सी ओर दिखाता है, एक ओर दिखाता है मतलब कौन सी ओर दिखाता है, बाईं ओर दिखाता है। कौन सी ओर दिखाता है, बाईं ओर। बात समझ में आई। जैसी जॉकी को हम कौन सी ओर, तार के सिरे एक ही ओर टच कराएंगे, जो विक्षेप है वो एक ओर दिखाता है मतलब कौन सी ओर दिखाता है, बाईं ओर दिखाता है। फिर हम इस जॉकी को, ये जो जॉकी हमारे पास बना हुआ है उसको हम B की ओर टच कराएंगे। इसको मैंने J2 ले लिया। तो
तो जो धारामापी का विक्षेप है वो किधर दिखाएगा बोलता है, दूसरी ओर दिखाएगा। दूसरी ओर मतलब मान के चलते हैं किधर दिखाता है, दाईं ओर दिखाता है। किधर दिखाता है, दाईं ओर। तो बात क्लियर हुई होगी आपको। फिर से सुनिएगा, ये जॉकी को हमको तार से क्या कराना है, स्पर्श कराना है, टच कराएंगे। जब जॉकी को हम सिर्फ एक ही ओर टच कराएंगे तो कहां दिखाएगा, वो जो विक्षेप है धारामापी का वो किधर दिखाएगा, एक ओर, मान के चलो बाईं ओर। जब हम बी की ओर टच कराते हैं तो विक्षेप जो होता है वो दूसरी ओर दिखाता है। दूसरी ओर मान के चलते हैं किधर दिखाई दे रहा है, बाईं ओर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी ओर मतलब बाईं ओर, सॉरी दूसरी ओर मतलब दाईं ओर। पहली ओर मतलब बाईं ओर मान लिए तो दूसरी को हम क्या मान लेंगे, दाईं ओर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एक की ओर टच कराने से बाईं ओर, बी की ओर टच कराने से दाईं ओर दिखा रहा है विक्षेप। तो अब हम यहां इस तार के मध्य में एक ऐसा बिंदु खोजेंगे जहां धारामापी का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। धारामापी का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अब जहां धारामापी का विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जहां धारामापी का विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर मान के चलते हैं जे पर धारामापी का विक्षेप क्या हो रहा है बेटा, 0 हो रहा है, तो जे को हम क्या बोलते हैं, जे जो रहता है उसको हम बोलेंगे यहां संतुलन बिंदु। जहां धारामापी का विक्षेप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो बिंदु क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो जे को हम क्या बोल सकते हैं, संतुलन बिंदु बोलेंगे। जे संतुलन बिंदु हो जाएगा। ये हम मान के चलते हैं कि जे पर विक्षेप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तब बोलता है कि ठीक है, क्या बोलता है, देखिए ध्यान से सुनेंगे। ए और जे के मध्य जो विभवांतर होता है, ए और जे के मध्य जो विभवांतर होता है वो सेल ई की विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, ए और जे के मध्य जो क्या होगा बोलता है, विभवांतर होगा, वो सेल ई के विद्युत वाहक बल के क्या होता है बोलता है, बराबर होता है। इस चीज को आप नोट करके रखना। और यहीं से हमारे पास में फार्मूला बनता है। अगर सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, मान के चलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, हमारे पास सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो ए और जे के मध्य विभवांतर, अगर ए और जे के बीच की जो लेंथ है वो एल होगी, ए और जे के बीच की लेंथ क्या होगी, एल होगी। तो देखिए समीकरण 1 से v इक्वल टू क्या मिला है हमको, के एल, तो यहाँ हम E इक्वल टू के और कैपिटल एल की जगह हम पुट कर देंगे स्मॉल एल। तो इस तरह से हमको सेल का क्या मिल जाएगा, विद्युत वाहक बल मिल जाता है। जो हमारा काम था, हमको निकालना क्या था, सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये हमारे पास में आ गया फार्मूला E इक्वल टू के। ये हो गया सूत्र की स्थापना। क्या हो गई, सूत्र की स्थापना हो गई। हमने जो फार्मूला था वो हमने यहां निकाल लिया है, हमारे पास में जो सूत्र है वो यहां निकल कर आ गया है। अब फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, रिवाइज कराता हूं आपको कि क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है। फिर से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने विभवमापी के बारे में बताया। विभवमापी की सहायता से जो हम मुख्य 3 कार्य करते हैं, वो तो 3 हमारे पास में काम है, वो 3 जो कार्य हैं वो मुख्य ये हैं। हम किसी सेल का क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं, उसका विद्युत वाहक बल, सॉरी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, 2 सेलों का हम विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, किसी सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। ये 3 काम करते हैं। तो यहां हमने सबसे पहले एक परिपथ बनाया, विद्युत परिपथ। हमको सूत्र चाहिए था, सूत्र की स्थापना। तो विद्युत परिपथ में सबसे पहले आप बनाएंगे ए बी। जैसे आप चित्र बनाएंगे उनको आप लिखते भी चलेंगे कि ए बी विभवमापी का एक तार है जिसके साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल सी, कुंजी के, धारा नियंत्रक आर जुड़ा हुआ है। इस परिपथ को हम प्राथमिक या मुख्य परिपथ कहते हैं। अब प्राथमिक या मुख्य परिपथ कहते हैं चूंकि संचायक सेल सी किससे जुड़ा हुआ है,
ए बी तार के सिरे ए से जुड़ा हुआ है और जो माइनस ध्रुव है वो बी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कुंजी के प्लग को ऑन किया जाता है, करंट जो होती है वो तार में ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। ए धन सिरे से जुड़ा हुआ है, इसके कारण ए की ओर का विभव अधिक है, बी की ओर का विभव कम है। जैसे जैसे हम ए से किधर चलते हैं, बी की ओर चलते जाते हैं, तो विभव के मान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो बोलते हैं विभवमापी के तार में एकांक लंबाई के साथ विभव का जो पतन होता है या विभव के मान में जो कमी होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। यहां मैंने लिखा भी हुआ है कि विभवमापी के तार के एकांक लंबाई में विभव के मान में जो कमी आती है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। हमने यहाँ तार की लंबाई कैपिटल एल ले लिया और विभव को वी ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, विभव प्रवणता K इक्वल टू V बाई एल आया। हमने बताया कैसे आया, एल लंबाई का विभव V है तो एक लंबाई के लिए V बाई एल, तो यहां से हमने V इक्वल टू K L निकाल लिया था ऑलरेडी। ये आपका प्राथमिक या मुख्य परिपथ और उसमें जो कार्य हुआ, इतना करने के बाद अब पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक परिपथ की। फिर हमने द्वितीयक परिपथ बनाया, ए के साथ एक संचायक से एक प्रायोगिक सेल ई जोड़ दिया। दोनों का याद रखना, प्लस सिरा किधर होना चाहिए, ए की ओर होना चाहिए। माइनस सिरे से एक धारामापी जी और जॉकी जे जोड़ दिया। अब क्या काम करते हैं, बोलते हैं जॉकी जे को जब हम ए की ओर टच कराते हैं तो जो धारामापी रहता है उसमें विक्षेप किधर दिखाता है, एक सिरे की ओर दिखाता है, मतलब हम मान लिए थे बाईं ओर दिखाते हैं। ठीक है, अब जब हम जे का संबंध, जॉकी का संबंध हम बी सिरे की ओर कराते हैं तो विक्षेप किधर दिखाता है, दाईं ओर दिखाता है। अब इस तार में हम टच करा करा के एक ऐसा बिंदु खोजेंगे जहां धारामापी का विक्षेप शून्य हो। हमने मान के चला कि बिंदु जे पर धारामापी का विक्षेप कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो जे को क्या बोले हमने, संतुलन बिंदु बोला। और संतुलन की अवस्था में बोलता है ए और जे के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहां हमने मान लिया कि ए और जे के बीच की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, तो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू ये लंबाई L है, तो इस फार्मूले से V इक्वल टू क्या आ रहा है, KL आ रहा है, तो विभवांतर क्या आ जाएगा, K और कैपिटल L की जगह स्मॉल l लिख लिया तो E इक्वल टू क्या आ गया, KL। ये होता है सूत्र। जैसे बोला डायग्राम के हिसाब से आप उसको करते जाएंगे, बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, आगे अब देखिए, इस क्लास में हम साथ ही साथ, मैंने बोला था कि एक ही क्लास में मैं सारी चीजों को फिनिश करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं, जो भी चीजें आए, तो मैं बहुत सारी चीजें रिपीट भी करूंगा, ध्यानपूर्वक आप सुनते जाएंगे। अब बोलता है विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करना है, बोलता है हमको तुलना करना है कि जो दो सेल हैं उसके विद्युत वाहक बलों की क्या करो, बोलता है बेटा तुलना करो। किस प्रकार से हम उसके विद्युत वाहक बलों की हम तुलना करते हैं ये हमको देखना है। किसकी सहायता से, बोलता है विभवमापी की सहायता से। तो देखिएगा क्या करेंगे हम विभवमापी की सहायता से, कैसे हम करते हैं। सबसे पहले फिर से हम विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। क्या काम करेंगे, विद्युत परिपथ। चलिए आपको रिवाइज भी हो जाएगा विद्युत परिपथ, जो जो चीज मैंने बताया था वही चीज हम यहां रिपीट करते चलेंगे। सबसे पहले जी एक विभवमापी का तार, नाम क्या देना, AB, श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल C, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH। ये AB विभवमापी का तार, ये प्लस माइनस संचायक सेल C, कुंजी K और ये है धारा नियंत्रक RH। ओके, ये हो गया। अब काम क्या करना है हमको यहां वर्क कर रहे हैं हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो द्वितीयक परिपथ में हमको अब एक के जगह कितने सेल जोड़ने पड़ेंगे, हमको दो सेल जोड़ने पड़ेंगे। कितने सेल हमको जोड़ने पड़ेंगे, हमको दो सेल जोड़ने पड़ेंगे। तो चलिए यहां हम काम करते हैं। पहले ये एक सेल जोड़ते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, ये प्लस ये माइनस, और यहीं हम दूसरा सेल जोड़ देते हैं ये इस तरीके से। ठीक है, हमने दो सेल यहां जोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास में कितने सेल हो गए, हमारे पास में यहां दो सेल हो गए। अब दोनों सेलों के लिए थोड़ा सा देखिएगा, यहां दोनों सेलों के लिए हमको अलग अलग कुंजी लगाना पड़ेगा। दोनों सेलों के लिए हमको अलग अलग कुंजी लगाना पड़ेगा, द्विमार्गी कुंजी बोलते हैं। ठीक है, इस कुंजी को हम नाम दे देते हैं K1, इस कुंजी को हम नाम दे देते हैं K2। दो कुंजी लगा दिए। फिर इधर इसका संबंध हम कर देंगे एक धारामापी G से, फिर जॉकी J से। किससे कर देंगे, जॉकी J से कर देंगे। तो देखिए डायग्राम देखिए, बहुत ही सिंपल है।
ए बी विभवमापी का एक तार है, श्रेणी क्रम में संचायक सेल सी, कुंजी के धारण नियंत्रक RH हमने जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया? धारण नियंत्रक RH जोड़ दिया है। अब इस परिपथ को नाम क्या देंगे? हमने अभी अभी आपको पढ़ा चुका है, क्या बोलेंगे हम इसको? हम बोलेंगे प्राथमिक, या कौन सा परिपथ बोलेंगे हम इसको? हम बोलेंगे ये क्या कहलाएगा बेटा? प्राथमिक या मुख्य परिपथ कहलाएगा। और नीचे जो बना हुआ है ये कौन सा परिपथ होगा? ये आपका हो जाएगा द्वितीयक परिपथ। ये कौन सा परिपथ हो जाएगा? ये द्वितीयक परिपथ हो जाएगा। तो देखो डायग्राम जो हमने सिद्धांत और सूत्र की स्थापना में बनाया था वही है, बस अंतर ये हुआ वहां एक सेल था, यहां हमको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, तो हमने दो सेल लगा दिए। कितने सेल लगा दिए? दो सेल। तो डायग्राम क्लियर होगा। अब देखो इसकी कार्यविधि या किस प्रकार से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे। सबसे पहले सेम वैसी काम, कुंजी के प्लग को ऑन करेंगे, करंट किधर फ्लो होगी? ए से बी की ओर। ए की ओर का विभव अधिक होगा, बी की ओर का विभव क्या होगा? कम होगा। अब ये जो प्रायोगिक सेल है उसकी कुंजी K1 के प्लग को ऑन करेंगे। सबसे पहले कुंजी K1 के प्लग को क्या करेंगे? हम ऑन करेंगे। कुंजी K1 के प्लग को ऑन करेंगे और जॉकी J को हम तार में टच कराएंगे या स्पर्श कराएंगे। ठीक है, तो फिर से हमारा काम क्या है? संतुलन बिंदु खोजना है। क्या करना है? संतुलन बिंदु खोजना है। हम यहां मान के चलते हैं कि सेल E1 के लिए जो संतुलन बिंदु हमको मिलेगा, उस संतुलन बिंदु की दूरी, जो हमको संतुलन बिंदु यहां प्राप्त होगा, उस संतुलन बिंदु की जो दूरी है वो दूरी कितनी होगी? L1 होगी। कितनी होगी वो दूरी? L1 होगी। तो हमारे पास में पहले सेल के लिए जो फार्मूला आएगा वो फार्मूला आ जाएगा E1 इजिकल टू विभव प्रवणता K और ये L1, क्योंकि फार्मूला क्या आया था हमारे पास में? E इजिकल टू K लाया था। तो यहाँ जो हमारे पास में जो सूत्र बन रहा है वो फार्मूला हमारे पास में बन जाएगा कि E1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये K L1 हो जाएगा। E1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? K L1 हो जाएगा। ओके, अब कुंजी K1 के प्लग को हम ऑफ कर देंगे, दूसरी कुंजी K2 को ऑन करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। तो मान के चलते हैं अब दूसरी के लिए जो हमारे पास में संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है वो L2 लंबाई पर प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास में जो दूसरा फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा E2 इजिकल टू KL2। क्या हो जाएगा? E2 इजिकल टू KL2 हो जाएगा। तो ये देखिए बेटा, ये हमारा फार्मूला बन गया E1 अपॉन E2 इजिकल टू KL1 अपॉन KL2। इस तरीके से E1 अपॉन E2 इजिकल टू आ जाएगा फार्मूला L1 अपॉन L2। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे आप E1 अपॉन E2, तो हमारे पास आ जाएगा L1 अपॉन L2, ये आ जाएगा। ओके, बस ये हो गया हमारे पास में सूत्र की स्थापना। क्या हो गई इसके सूत्र की स्थापना? अगर आपको प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने का तरीका बताया। आप फार्मूला देखकर कभी भी आप बना सकते हैं प्रेक्षण सारणी। किसकी किसकी जरूरत है? सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे बेटा? आप क्रमांक डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे? आप क्रमांक डाल लेंगे। अब यहां L1 की जरूरत है तो आप क्या लिखेंगे? पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी, ये हो जाएगा L1। वैसे ही फिर दूसरे सेल के लिए क्या निकाल लेंगे आप? L2। ठीक है, L2 निकल जाएगा। अब फाइनली आपका काम होगा बेटा E1 अपॉन E2 इजिकल टू L1। ठीक है, L1 अपॉन L2। ये इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं? ऑब्जर्वेशन टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है वो सारी की सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। यहाँ क्रमांक डाल देना जितने बार आपको निकालना है, 1 और 2। बात समझ में आई? क्रमांक, पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1, दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L2। L1 L2 मिल गया तो E1 अपॉन E2 इजिकल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और जो एक और चीज होती है जो हमको हमेशा लिखना होता है, सावधानियां। सावधानियां बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप?
कि सभी संयोजक पेज अच्छी तरीके से क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब हमको क्या लेना है, पाठ्यांक लेना होता है। उसी स्थिति में विद्युत धारा हमको क्या करना चाहिए, प्रवाहित करना चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर हम ज्ञात कर रहे हैं उसके मान में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से और ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हुए रहना चाहिए। ये कुछ मुख्य सावधानियां जो हमको हमेशा किसी विद्युत परिपथ के लिए हमको क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरीके से दो सेलों का विद्युत वाहक बल। देखिए फिर से एक बार डायग्राम बहुत ही सिंपल है बेटा, डायग्राम पर ही फोकस कीजिए, जो सर्किट डायग्राम आपका है वो बन जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने प्राथमिक परिपथ उसी तरीके से बनाया, ए बी विभवमापी का एक तार लिया, एक संचायक सेल सी, कुंजी के, धारा नियंत्रक RH, ये प्राथमिक या मुख्य परिपथ कहलाता है। द्वितीयक परिपथ में मैंने ए के साथ, जो तार AB का सिरा A है उसके साथ मैंने दो सेलों के धन ध्रुव को जोड़ दिया, E1 और E2। ऋण ध्रुव का संबंध कुंजी K1 और K2 की सहायता से धारामापी G से है, G का संबंध किससे, जॉकी J से है। हम जॉकी J को जब तार AB में स्पर्श कराकर क्या निकालेंगे, पहले सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु L1 ज्ञात करते हैं, फिर सेल E2 के लिए संतुलन बिंदु क्या ज्ञात करते हैं, L2 ज्ञात करते हैं। L1 और L2 ज्ञात हो जाता है तो हम विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए E1 इजिकल टू क्या निकालेंगे, KL1, E2 इजिकल टू KL2, और E1 अपॉन E2 इजिकल टू KL1 अपॉन क्या आ जाता है, KL2। E1 अपॉन E2 इक्वल आ जाता है हमारे पास L1 अपॉन L2। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है विभवमापी का। अब एक और उपयोग है वो भी हम देखते हैं साथ ही साथ। चलिए अब देखो क्या करना है, हमको करना है विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। कोई भी जो सेल रहता है उस सेल का हमको क्या निकालना है, बोलता है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अब देखेंगे डायग्राम। फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने बोला बार बार, डायग्राम में क्या करेंगे, ये एक विभवमापी का तार है, नाम AB। विभवमापी का तार क्या है हमारे पास, AB है। AB के साथ में आपको क्या जोड़ना है, एक संचायक सेल C, कुंजी K, धारा नियंत्रक RH, E प्लस माइनस कुंजी K और धारा नियंत्रक RH। ये कौन सा परिपथ तैयार हो गया आपका, ये परिपथ जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक या मुख्य परिपथ, क्या बोला जाता है जिसको, प्राथमिक या मुख्य परिपथ बोला जाता है, वो तैयार हो गया हमारा। अब हमको करना है आंतरिक प्रतिरोध। ए के साथ में देखिए बेटा, सबसे पहले आप एक सेल जोड़ देंगे जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E, और यहां ठीक है, यहां पास में हम क्या लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे, ठीक है। अभी हमको फिलहाल देखिए इसको, ये प्लस ये माइनस। अब यही इसके साथ में हमको एक ज्ञात प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी, तो यहां हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। फिर दोनों सिरों का जो संबंध है वो हम कर देंगे यहाँ धारामापी G से, और G का संबंध किससे हो जाएगा, जॉकी J से। ये जो परिपथ है वो कहलाएगा आपका द्वितीयक परिपथ। तो पिछले क्वेश्चन से अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ अंतर देखें, तो वहां हमने दो सेल जोड़ा था क्योंकि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी थी। यहाँ हमने एक सेल और एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया क्योंकि आपने पढ़ चुका है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध में हमको एक क्या होता है, हमको एक प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है, ज्ञात प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है। अब दो परिपथ चित्र हमारा विद्युत परिपथ तैयार हो गया। काम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारे पास में क्या है बेटा, एक शेल है, ठीक है। यहां भी हमको एक काम करना था, हमको क्या करना था बेटा, हमको दो कुंजी जो है वो लगा के रख लेना था। दो कुंजी क्या कर लेना था, लगा के रख लेना था, या एक ही हम कुंजी हम यहाँ लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पास में हम एक की लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं हम, एक की लगा लेते हैं। की को हम नाम दे देते हैं K2, इसको हम नाम दे देते हैं K1। तो देखो कैसे यहाँ कार्य होगा। जैसे ही कुंजी K1 के प्लग को ऑन किया जाएगा, करंट जो है तार में A से B की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तार में A से B की ओर प्रवाहित होने लगेगा। A की ओर का विभव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। B की ओर का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। B की ओर का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मालूम है विभव के मान में क्या आती है, तार में A से B की ओर चलने पर कमी आती है। और चूंकि A सिरा धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है तो A के
की ओर का विभव क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, बी की ओर का विभव कम होता है। हम काम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जॉकी जे को हम लेकर जाएंगे तार ए बी पर, टच कराएंगे, ए की ओर टच कराएंगे, फिर से जो विक्षेप है एक ओर मतलब बाईं ओर दिखाई देगा, बी की ओर टच कराएंगे, जो विक्षेप है वो किधर दिखाई देगा, हमको दाईं ओर दिखाई देगा। हम ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु खोजेंगे जहां धारामापी का विक्षेप क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस अवस्था में परिपथ संतुलन की अवस्था कहलाता है, और जिस बिंदु पर धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाता है वो संतुलन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलन बिंदु कहलाता है। तो सबसे पहले हम सेल के लिए मान के चलते हैं, जो सेल हमने यहाँ लगाया हुआ है उसके लिए जो संतुलन बिंदु की जो दूरी है, जो संतुलन बिंदु की जो दूरी है, वो जो दूरी है हमको क्या मिलती है, L1 मिलती है। ठीक है, तो सेल के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में फार्मूला हो जाएगा E1 = KL1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 1। अब K2 के प्लग को ऑन करेंगे, जो K2 दिखाई दे रहा है प्लग को ऑन करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए फिर से हम वही काम करेंगे, जॉकी को इस तार पर हम स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे, फिर से वही चीज होगा, ए की ओर स्पर्श कराएंगे तो विक्षेप एक सिरे की ओर मतलब बाईं सिरे की ओर, बी की ओर टच कराएंगे तो विक्षेप कहां होगा, दाईं सिरे की ओर होगा, दूसरे सिरे की ओर होगा। हम ए बी के बीच में फिर से एक संतुलन बिंदु की खोज करेंगे, एक संतुलन बिंदु खोजेंगे। अब मान के चलते हैं, अब जो संतुलन बिंदु मिल रहा है उसकी जो दूरी है वो कितनी है, L2 है। कितनी है, L2 है। तो L2 है तो यहां हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए विभवांतर V मिल जाएगा। V = हमारे पास फार्मूला हो जाएगा KL2। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 बन गया। हमको निकालना क्या है, हमको चाहिए था इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r = कैपिटल R E/V - 1। E/V माइनस क्या हो जाता है, 1। ये हमारे पास फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू कैपिटल R, E के जगह में आ रहा है हमारे पास में KL1 और V के जगह में आ रहा है हमारे पास में KL2 माइनस क्या आ रहा है बेटा, 1। माइनस क्या आ रहा है, 1। के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल r = कैपिटल R L1/L2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। L1/L2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला आंतरिक प्रतिरोध। इस सूत्र की सहायता से अगर L1 L2 आपको मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, R रेजिस्टेंस बॉक्स से पता चल जाएगा ज्ञात प्रतिरोध। L1 L2 का मान अगर आपको ज्ञात हो गया तो आप सेल का क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि फिर से प्रेक्षण सारणी की, तो प्रेक्षण सारणी में आप कुछ चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जब आप प्रेक्षण सारणी का निर्माण करेंगे, इसके लिए जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी तो मैंने बताया फार्मूले के हिसाब से हमको चलना होता है। सबसे पहले आप जो चीज लिखेंगे वो होता है बेटा क्रमांक। क्या लिखेंगे, क्रमांक। फिर दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको क्या पता चल जाता है, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R। ठीक है, ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल R। अब किसके लिए, सेल के लिए संतुलन बिंदु ये हो जाएगा L1। फिर किसके लिए, ठीक है, प्रतिरोध के लिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, L2 हो जाएगा। और आखिरी जो बॉक्स बनेगा वहां सीधे सीधे फार्मूला पुट कर देना, स्मॉल r = कैपिटल R। ये आप निकाल लेना बेटा, L1/L2 - 1। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रेक्षण सारणी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्रेक्षण सारणी बना सकते हैं। और सावधानियां जो मैंने पहले बताया, सावधानियां हमेशा याद रखो। जब भी आप किसी विद्युत परिपथ की बात करते हैं तो विद्युत परिपथ के जो सभी संयोजक पेच हैं वो अच्छे से साफ होनी चाहिए। जब हम तारों को उसमें कसते हैं तो अच्छे से कसना चाहिए। विद्युत धारा हमको तभी प्रवाहित करना चाहिए जब हमको क्या लेना है, पाठ्यांक लेना होता है। जॉकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। हमेशा पाठ्यांक हमारी नजरों के सामने, जो मीटर रहता है, जो वोल्ट मीटर है या जो धारा मापी जो भी मीटर रहेगा, उसको हमारी नजरों के सामने रखकर लेना है।
ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आज का क्लास हमारा यही फिनिश होता है, यही खत्म होता है। आज हमने आपको बताया है कि विभव मापी क्या होता है, विभव मापी के लिए सूत्र क्या होता है, विभव मापी की सहायता से हमने दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना सिखाया, और विभव मापी की सहायता से हमने किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना बताया। देखिए डायग्राम्स पर फोकस कीजिएगा, डायग्राम एक ही जैसे हैं तीनों में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना आप कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन 3 टॉपिक आपके क्या होते हैं, कवर होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तीनों के तीनों। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बेटा। और ये जो चैप्टर है मैंने बताया था आपको कि हम अंत की ओर आ गए हैं इस चैप्टर की, बस कुछ छोटी छोटी चीजें और बाकी है, और ये यूनिट हमारा हो जाएगा फिनिश, ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, तो हम मिलेंगे इस क्लास के लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।